So what my request is, as a lawyer, first keep yourself healthy. And how to keep healthy? Keep doctors in touch with you, enlightening you on all kind of a problem with the faces. They will give you an insight. Being a lawyer for 21 years and almost 14, 15 years here, 37 years plus. My request is only one. Advice my is how to keep your tension below the level which is expected. My experience is only one. Whatever happened with you, whether with your colleagues, whether with your clients, whether in the courtroom, once you come outside, please leave us. All lawyers sitting here, they're just watching their watches. Because they are concerned about what to do tomorrow. So that is behind your back. So that is the way by which keep yourself alert and always tension free all the time. ऑनेबल फॉर्मर जज अजय रस्तोगी एक ऐसी शख्सियत जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने कार्यकाल में इन्होंने कई ऐसे जजमेंट दिए जो कि आज भी मील का पत्थर साबित हुए हैं और यही वजह है कि आज हमारी लॉ लर्निंग बेंच की टीम पहुंची है ऑनेबल फॉर्मर जज अजय रस्तोगी जी के पास, जिन्होंने हमारी टीम का तहे दिल से स्वागत किया और हमारे लॉ लर्निंग बेंच के माध्यम से सुनिए क्या कुछ साझा किया न्यू जनरेशन लॉयर्स के बारे में। लॉ लर्निंग बेंच में तमाम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स और यंग लॉयर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करने का और उनके एडवोकेसी स्किल्स को और ज्यादा उम्दा बनाने के लिए हमने अब तक आपको मिलवाया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बाबा साहब से और कई हम अपने ग्रेट जजेस से आपको मिलवा चुके हैं। उसी क्रम में हम आज आए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्याय के लिए मशहूर हमारे मिस्टर जस्टिस असर अजय रस्तोगी जी। रस्तोगी जी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थे तो उन्होंने कई लीडिंग जजमेंट दिए और इनके कोर्ट में जब यंग लॉयर्स आते थे या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आते थे तो भी उनको हिचक नहीं महसूस होती थी ऑनरेबल बाय लॉर्डशिप के सामने अपीयर होने में। और बाय लॉर्डशिप ने मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी साहब ने हमेशा यंग लॉयर्स को भी अपने कोर्ट में आने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कभी निराशा नहीं मिली। इस क्रम में मैं यंग जनरेशन लॉयर्स के लिए बात करने की कोशिश करता हूं ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी जी से। आप यंग लॉयर्स को जो सुप्रीम कोर्ट में आने में, हाई कोर्ट में आने में बहुत डरते भी हैं और एक हिचक भी होती है लॉर्डशिप के सामने अपीयर होने में कि कहीं उनको कॉस्ट लग जाए या डांट न पड़ जाए, तो सर उनके लिए कोई ऐसी बात बताएंगे सर जिससे उनकी हिम्मत में इजाफा हो और वो खुलकर अपनी बातें कह सके। देखिए, वकालत में सक्सेस का और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट कि मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें। अगर ये दो चीज़ों पे कोई अमल करेगा तो मेरा मानना है कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्काई इज़ द लिमिट। बहुत कुछ सुनने को मिलता है और मेरा आज भी मानना यह है कि सूनर और लेटर अगर आपका कमिटमेंट है फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो भी आपको असाइन होता है, वो इस प्रोफेशन को की ग्रेट सेवा है और आने वाले समय में जो आपका भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहेगा। सर आप राजस्थान में जोधपुर हाई कोर्ट में भी आप थे, तो सर अपने राजस्थान हाई कोर्ट में आप रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप रहे हैं, सर कोई ऐसा वाकया हमें बताएं सर, ये आपसे अनुरोध है जिससे हम थोड़ा इंस्पायर हो कि कैसे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो सर आपके कोर्ट का, तो हम जानना चाहेंगे। कोर्ट में तो वाकया रोजाना कुछ ना कुछ होते हैं, पर कभी कभी एज ए लॉयर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो शायद इस प्रोफेशन की ये ब्यूटी है कि आप चाहे वकील हो, जज हो, रोजाना कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है आपको। बट मैं कहना ही चाहूँगा कि एज ए लॉयर आपको हमेशा अपने ब्रीफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए और फेयर टू द कोर्ट होना चाहिए। सर
आर्गुमेंट करते समय हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए सर, जिससे कि हम अच्छे से केस को, जजेस को समझा पाए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। अमूमन देखने में आता है कि वकील भी लॉ पे ज्यादा जंप लगाते हैं बना कि फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि लॉ का एप्रिसिएशन फैक्ट्स पे हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो वकील मार्शलिंग करता है फैक्ट्स की, वो ही सक्सेसफुल हो सकता है, ना कि जो लॉ की। मतलब फैक्ट्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हाँ, फैक्ट्स पे डिटेल करें और फैक्ट्स की मार्शलिंग पूरी करें। और चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आप फैक्ट्स पे स्ट्रांग हैं, क्लियर हैं, तो आई थिंक दैट इज ओनली वे ऑफ सक्सेस इन प्रोफेशन। सर आपकी जीवन यात्रा कैसे रही सर? आप एक लॉ स्टूडेंट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आए, कैसे आप धीरे धीरे आए, सब बताइए सर, जाके कि हम लोगों को भी मतलब ये जो यंग लायर्स हमारे सामने खड़े, इनको भी लगे सर कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, कैसे आपने सर इतनी उन्नति किया? यू आर रोल मॉडल फॉर अस सर, फॉर ऑल यंग लॉयर्स। आपके पिताजी भी अच्छे लीडिंग एडवोकेट थे, तो सर कुछ टिप्स बताइए सर, जैसे हम आपके मुकाम पे कोई पहुंचना चाहे तो कुछ एक्चुअल टिप्स दीजिए सर। मेहनत तो हर एडवोकेट करता है सर, सब कुछ लोग करते हैं, पढ़ते भी हैं, ये सब डेस्टिनी है। लेकिन सर कुछ कैसे आपने किया सर, इतना मुकाम हासिल किया? जब हम लोग प्रोफेशन में आए थे, उस समय लॉ एज ए मैटर ऑफ डिफॉल्ट होता था। लॉ ये बहुत बाद में डेवलप हुआ कि लॉ करने के बाद आदमी सोचता है वकालत करूं। हमारे टाइम पे कोई लॉ प्रोफेशन में इतना ज़्यादा आने की इच्छा नहीं रखते थे। मगर मेरा एक वाकया जो मैं हमेशा याद रखूंगा, उसको याद रहता है। मेरे पिताजी एडवोकेट थे। मैं जब वकालत में आया तो पिताजी ने मेरे से कहा कि तुम मेरे साथ वकालत मत करो। अच्छा, आपके पिताजी ने मना किया कि आप मेरा चैम्बर ज्वाइन मत करो? मेरे गुरु गणपत सिंह सिंघवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो मेरे गुरु थे। जब मैं उनके पास गया तो उनका फर्स्ट लेसन मेरे को था। उनका देखो, वकालत में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप फर्स्ट 5 इयर्स कस के मेहनत करें। फर्स्ट 5 इयर्स बहुत ज्यादा लेबर कीजिए। ये सर नंबर 1, बिना किसी रिटर्न के। गुड। और अगर आपने फर्स्ट 5 इयर्स अच्छी लेबर की है, मेहनत की है, तो आने वाला समय आपके प्रोफेशन के लिए बड़ा सुखदायी होता है, सक्सेसफुल होता है। और अगर आपने फर्स्ट 5 इयर्स में मेहनत नहीं की, तो फिर सारी जिंदगी यूं ही चलता रहता है। तो उनका जो शब्द था वो ये था कि बाटा के शूज, अब तो बहुत शूज आ गए, बाटा के शूज बहुत मशहूर हुआ करते थे उस समय, या तो आप बाटा के शू पहले 5 साल पहन करके उसको रगड़ो, या जिंदगी भर। ये आपको सोचना है कि आपको पहले 5 साल करने हैं या पूरी जिंदगी करने हैं। तो मैंने अपने गुरु से ही कहा था, मैंने कहा नहीं, इतनी मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी करूं, मेरे साथ फर्स्ट 5 इयर्स में करा लें। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उनका आशीर्वाद रहा, उन्हें बहुत सिखाया, और जो कुछ हूँ अपने गुरु के आशीर्वाद। थैंक यू सर। सर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है एक डाइंग आर्ट की तरह हो गया आजकल क्रॉस एग्जामिनेशन जो आर्ट है, क्रॉस आर्ट, और ये बाय बर्थ नहीं होता है, इसको गेन किया जाता है लर्निंग के द्वारा। और क्रॉस एग्जामिनेशन सिखाने वाले लोग कॉलेजों में मिलते नहीं हो, तो डायरेक्ट हम पढ़ के आते हैं। और एक्चुअल लाइफ में हम कोई चैम्बर भी जब हमारे जूनियर्स ज्वाइन करते हैं तो आप क्रॉस सीख नहीं पाते, लोग पायलट होते हैं, सीनियर के पीछे पीछे घूमते हैं, कुछ सीख लिया, लेकिन एक्चुअल क्रॉस एग्जामिनेशन कोई सिखाता नहीं है। जो कि न्याय तक पहुंचने के लिए किसी को क्रॉस करना और चेक वाइज सच्चाई को निकालना एक आर्ट है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए सर, इस पर थोड़ा बताएं सर। ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और इसके बहुत कम लोग जानकार हैं सर आज। क्रॉस एग्जामिनेशन तो एक आर्ट है। कैसे करेंगे सर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ये क्या है आजकल कि आपने देखा है कि ये जो एग्जामिनेशन चीफ है, ये सीपीसी के अमेंडमेंट के बाद एक एफिडेविट के फॉर्म में आ गया। तो अमूमन देखने में आता है कि जो आपका प्लेंट है उसका फॉर्मेट चेंज करके उसका एविडेंस इन एफिडेविट बना देते हैं। ये गलत है। सही क्या है सर, कैसे करना चाहिए? एफिडेविट शुड बी वेरी कंसाइज
और जो आपका क्लेम है, जो डिस्प्यूट है, उसको ही पिन पॉइंट करके आपने एफिडेविट दे। हम क्या कर रहे हैं कि पूरे प्लेंट को ही एफिडेविट में कन्वर्ट कर दिया। पहली बात तो वो गलत है। जहां तक आपने पूछा क्रॉस एग्जामिनेशन का, मेरा मानना है क्रॉस एग्जामिनेशन जब हो सकता है कि जब उस वकील ने अपना प्लेंट, जवाब दावा और एग्जामिनेशन चीफ पूरी तरीके से पढ़ा हो। और मैं आज भी कहूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बड़े छोटे होने चाहिए और डायरेक्ट होने चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट पे दिखा करके एविडेंस देते हैं। डॉक्यूमेंट की एविडेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि जहां डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफर तो नहीं हुआ, बट देयर इज अ फैक्ट स्टेटेड इन द क्लेम और द एफिडेविट। अब कोई आपको क्रॉस करना है तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछे और कोशिश करें कि ब्रिंग हिम टू द बॉटम लाइन की व्हाट ही वांट्स टू से, करेक्टनेस में। हम क्या होता है इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पुट करते हैं उसको कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला भी कंफ्यूज है और क्रॉस जो विटनेस है वो भी कंफ्यूज है। तो मेरा मानना है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करे बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे और सब्जेक्ट पे पूछे, लॉ पे नहीं पूछे। हमारे यहाँ लॉ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सब बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, क्योंकि उनको समझने का कोई तरीका भी नहीं है, वो फैसिलिटी भी नहीं अवेलेबल है। वो उन्हें पता नहीं कि लीडिंग और नॉन लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, और उनको लीडिंग क्वेश्चन हेल्प करेगा या नॉन लीडिंग क्वेश्चन हेल्प करेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो इसका कोई क्लासरूम नहीं हो सकती। ये तो जो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाईकोर्ट लेवल पे जहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस हैं, जो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ करते हैं, जब तक आप उनके साथ ट्रेनिंग नहीं लेंगे इसका कोई भी सिंगल पॉइंट आंसर नहीं हो सकता। लीडिंग क्वेश्चन, नॉन लीडिंग क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसलिए और ये इसका आर्ट जो है ये केवल आपको प्रैक्टिकल ही मिल सकता है। फिर कुछ लोग सिखाते हैं कि छोटे क्वेश्चन के लिए सवाल ऐसे शुरू कीजिए जो व्हाट से, हाउ से, व्हाई से शुरू होता हो। जैसे तुम फलाने समय कहाँ थे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए जिसमें आंसर छुपा हुआ हो। जैसे क्या तुम रात को 8 बजे पटना में थे, तो आपके कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को जो इनडायरेक्ट जिसमें आंसर छुपा हुआ उनसे हमको बचना चाहिए। और ज्यादा क्रिमिनल मैटर्स का सवाल है, ये प्रैक्टिस अब खत्म हो गई। पहले हमेशा जो एक्यूज का लॉयर हुए करते थे वो हमेशा साइट जाते थे, साइट पे देख करके। कैसे? साइट पे जाते थे जहाँ पे साइट पे सर, जहाँ पर प्रैक्टिकल साइट विजिट करते थे, घटना कहाँ हुआ, कैसे हुआ। सपोज मतलब ये जो एडवोकेट है, अगर हम डिफेंड कर रहे हैं किसी अक्यूज्ड को, तो एक्चुअल देखे घटना कहाँ हुआ और कैसे हुआ, जिसको जैसे पुलिस री एग्जामिन करती है। और साइट प्लान जरूर देखें। साइट प्लान जरूर देखें। समय का बहुत महत्व होता है। अगर दिसंबर का महीना है, 7 बजे का टाइम है, अंधेरा हो चुका, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपने साइट प्लान देखा है जाकर के और जाकर के विजिट किया है और वाकई आपने देखा, तो आप देखेंगे कि 200-100 मीटर के बाद विजिबिलिटी नहीं रही। अगर वो व्यक्ति 100 मीटर से आगे खड़ा है, 7 बज चुके हैं, नॉर्मली उसको देख नहीं सकता। अगर आपने साइट नहीं देखी, खुद ने विजिट नहीं की, तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि 100 मीटर की दूरी पे कितना विजन है और 200 मीटर के विजन। मतलब दूसरा लेसन आप ये दे रहे हैं कि जो छात्र अब एडवोकेट बन चुके एलएलबी के स्टूडेंट से और वो क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फाइल का ब्रीफ तो समझे ही, फैक्ट समझे, लेकिन जाके एक्चुअल साइट भी देखे कि वहां घटना के समय कैसी स्थिति थी और सर्कमस्टांसेस क्या थे। इससे उनको केस को समझने में मदद मिलेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी, क्रॉस में मदद मिलेगी। क्योंकि आपने कहा वहां पे 5 आदमी खड़े थे, कोई लैंप पोस्ट नहीं है, अंधेरा हो चुका है, रोड चलती हुई नहीं है, ज्यादा उस पर ट्रैफिक नहीं है, तो वो 5 आदमी का खड़ा होना एक डाउटफुल होता है। जो आपने आई विटनेस बनाए वो डाउटफुल हो जाता है, और वो डाउट क्रिएट करना ही डिफेंस लॉयर का काम है। और वो जब ही देख सकता है जब वो खुद विजुअलाइज करे कि कहाँ पे घटना हुई है। कमरे में बैठ करके मैं नहीं कर सकता हूँ, या जो प्रोसिक्यूशन ने साइट प्लान पेश किया है उसके बेसिस पे नहीं हो सकता। अपना साइट प्लान बनाओ।
बहुत सर आपने काम की बात बताई जो कि युवा जो एडवोकेट्स हैं उनके बड़े काम आएंगे। सर एक बात और मैं क्रिमिनल केस पे पूछता हूँ, क्योंकि आप जज रहे हैं सर और हिंदुस्तान के अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, जहां मतलब उसके बाद कोई कोर्ट ही नहीं है। वहां जब कोई आर्गुमेंट करता है बेल ग्रांट कराने के लिए, बेल लेने के लिए, तो अधिकतर ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में, आपके समय होता होगा कि नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अभी उसमें या तो नोटिस होती है या लिख देते हैं कि हर्ड एंड डिसमिस, लेकिन सुनवाई होती नहीं, हर्ड एंड डिसमिस लिख के उसका बेल रिजेक्ट हो गया। तो सर बेल जब रिजेक्ट हो गया, बहुत बार कहने के लिए वो बेल होना चाहिए, बट उसका एडवोकेट ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कोर्ट में केस के। तो बेल कराने के लिए बुलेट पॉइंट क्या है जो आर्गुमेंट में जिससे जज को लगे कि हाँ हाँ बेल देना चाहिए, उसमें क्या मेन बात क्या जज सुनना चाहते हैं? बेल में कोई बुलेट पॉइंट नहीं होता। अब अगर तीन चीजें तो बड़ी, क्या सुन के आप लोग बेल देते हैं, अगर क्या सुनकर रिजेक्ट कर देते तीन हैं? चीजें बड़ी मैटर करती है कि उसका पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन कितना है। क्या सर? पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन मीन्स कितने टाइम से वो जेल में है, कस्टडी में है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, एज ऑफ ट्रायल क्या है, और एक्यूज की एज क्या है। अगर ये चारों चीज मीट करती है तो कंसिडरेशन जज करता है बिल के लिए। दूसरी साइड होती है कि फाइनेंशियल क्राइम है, इकोनॉमिकल, सोसाइटी की इकोनॉमिकल कंडीशंस को अफेक्ट करता है, हीनियस क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ट्रायल को इम्पैक्ट, वो इन्वेस्टिगेशन में इम्पैक्ट कर सकता है। कोर्ट को लगता है कि अभी जब तक चालान पेश नहीं हो, जब तक इसको बेल ग्रांट ना की जाए। बट मेरा मानना आज भी है कि चालान पेश होने के बाद एक्यूज इस स्टेज पे नहीं होता कि वो किसी को विन ओवर कर ले, क्योंकि आपने चालान पेश कर दिया, जो भी प्रोसिक्यूशन के बाद एविडेंस थी वो सारी कोर्ट पे ले आए काशिर के साथ। अनलेस इट इज अ वेरी हीनियस क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, unless that affects human mind in general, unless it affects the society in general, और कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइम है। सब लोग बोलते हैं बेल रूल है और एक्सेशन जेल है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर केस में बेल ग्रांट कर दी जाए और उसको सजा हुई नहीं है। नहीं, जैसे एनडीपीएस है, यू कांट ग्रांट बेल इन एनडीपीएस मैटर सो लाइटली। जब लेजिस्लेशन की मंशा ये है कि इन एक्ट में आपको थोड़े से स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लगा रखे हैं, तो कोर्ट को चाहिए कि उन स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की पूरी रिस्पेक्ट करे और उनको ध्यान में रख करके ही बेल ग्रांट करे। एनडीपीएस में होता है, जैसे आप देखेंगे कि कोई कैरियर है, लड़का लेके जा रहा है, 2-4 पुड़ियाँ उसके पास हैं, प्रीवियस कोई ऑफेंस उसका नहीं हुआ कभी भी, साल भर से 1.5 साल से अंदर है। अगर उस लड़के का कोई प्रीवियस क्राइम नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और 1.5 साल हो चुका है, चालान पेश हो चुका है, और उसमें जो एनडीपीएस में रेस्ट्रिक्शन दे रहा कमर्शियल क्वांटिटी पे दिया उसको मीट नहीं करता, देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ टू ग्रांटिंग बेल। बट द सेम टाइम अगर आपके पास हाई क्वांटिटी में एनडीपीएस के नार्कोटिक्स ड्रग्स मिलती हैं और आप रिपीट कर रहे हो क्राइम को बार बार, और अब आप कहते हो ठीक है साहब मेरे 3 केस में चालान हो गया, 4 में हो गया, व्हाई शुड यू डोंट ग्रांट मी बेल। तो जो आदमी बार बार रिपीट कर रहा है क्राइम को, हीनियस क्राइम को, तो दे डोंट डिजर्व एनी इंडल्जेंस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। तो ये डिस्टिंक्शन हो जाता है। मगर हर केस में इट कांट बी बेल एज अ रूल इन ऑल केसेस, इट हैज टू बी सीन इन द फैक्ट्स ऑफ केस। हाँ, बट नॉर्मली there is a rule and jail is exception, that is the standard principle which one has to follow subject to various restrictions. सर जब बेल के लिए कोई एडवोकेट आपके सामने आर्गुमेंट करता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो लोग आर्गुमेंट कर लेते हैं आराम से, लेकिन हाई कोर्ट में जो क्लाइंट का फेट होता है, जो उसका विश्वास होता है, वो जूनियर एडवोकेट पे कम होता है और सीनियर पे ज्यादा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अमूमन या हमेशा देखने को मिलता है कि सीनियर एडवोकेट को कोर्ट 2 मिनट 3 मिनट टाइम देकर सुनती है, और जूनियर को देखते ही ये सबके साथ में होता है, लेकिन एक पब्लिक इंप्रेशन है कि जूनियर को खड़ा करेंगे तो भले ही जूनियर बहुत ही काबिल है, अच्छे स्कूल से पढ़ा, उसकी स्कूलिंग अच्छी है, स्कूल का टॉपर रहा है, एलएलबी का टॉपर रहा है,
और अच्छे नॉलेज भी है, अच्छा से आर्गुमेंट भी कर रहा है, बट उस पर क्लाइंट फेथ नहीं कर पाता है। कोर्ट तो फेथ करेगी, उनको लगता है किसी जो पॉपुलर फेस है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ऐसे एडवोकेट को ले आएंगे, उनको लगता है कि और कोर्ट सुनती भी है उनको, भले ही उनका एक बिल रिजेक्ट होता है, लेकिन उनको 10 मिनट सुनने के बाद करती है और जूनियर को 2 मिनट ही सुनती है। तो ऐसा क्या अपने अंदर में स्किल डेवलप करना चाहिए सर, जो कोर्ट हमें भी सुने? इसका कोई हार्ड ड्यूड प्रिंसिपल नहीं हो सकता। देखिए कुछ कोर्ट में आपको कमी होगी सर, कुछ हमारे बिहेवियर में कमी होगी। नहीं ऐसा नहीं। देखो, जिनको आज आप सीनियर लॉयर बोलते हो, वो 25 साल 30 साल 40 साल से प्रैक्टिस में है और उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है प्रैक्टिस में। ऐसा नहीं है कि उनके आने से देर हो जाती है, मगर क्लाइंट्स को ये लगता है कि बीइंग द लास्ट कोर्ट आई शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क as long as the senior lawyer is affordable to me, let me take a chance from him. आप डॉक्टर का देख लो, डॉक्टर्स तो सब मेडिकल क्वालिफाइड होते हैं, मगर हर पेशेंट हर डॉक्टर के पास नहीं आ सकता। वो कहता है आई वांट टू गो टू द बेस्ट डॉक्टर, क्योंकि मेरी लाइफ का सवाल है। सेम थिंग इज इन कोर्ट। सर डॉक्टर में भी जब हम जाते हैं फोर्टिस में या बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां जूनियर डॉक्टर जो है जिसके 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे हम दिखा लेते हैं, और वो ही जूनियर से ज्यादा सीनियर जो डॉक्टर है, जो छोटे से कमरे में बैठा हुआ है, उसके पास ज्यादा शो करने के लिए अपने आप को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस डॉक्टर पास नहीं रहता। बहुत जो रशिया से पढ़े डॉक्टर आए हैं, जिनको भी ठीक है डिग्री भी नहीं मिली, उनको हम मैथ्स में और फोर्टिस में दिखाते हैं, क्योंकि वहां हॉस्पिटल का बैनर चलता है। वैसे ही सर हम देखते हैं कि बड़े लॉ फर्म है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी लॉ फर्म का, उसको भी जब क्लाइंट जाता है बड़े लॉ फर्म में, तो वो जूनियर ही ड्राफ्ट करता है, वहां जूनियर ही सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, लेकिन वो जूनियर का डायरेक्ट मांगता है क्लाइंट से केस, तो उसको लोग इनवाइट करते हैं, उसके पास बैनर नहीं है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, कोई ऐसा मंत्र बताएं सर कि जूनियर भी पॉपुलर हो, तो क्या करें सर कि लोग कोर्ट उसको सुनने को रेडी हो? देखो, मैं तो आज भी यही सलाह दूंगा जूनियर्स को या अपकमिंग लॉयर्स को, एक तो फेयरनेस टू द कोर्ट होनी चाहिए, जो भी केस आप करें फेयरनेस होनी चाहिए, और ब्रीफ को पूरा पढ़ के जाएं। जहां आप कंप्लेंट करते हैं, केवल मैं देखता हूँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, जो लॉयर्स तैयार होके आते हैं, फैक्ट्स की मार्शलिंग की हुई है, कोर्ट उनको भी सुनता है, मगर जो केवल ऊपरी ऊपरी बात करते हैं और केस की बात नहीं करते, उनको कोई नहीं सुनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फैक्ट्स की मार्शलिंग करें और फेयर रखें, आपको फेयरनेस रहे, और कोर्ट से कंसील नहीं करें। जो वकील कंसील करता है, मिसलीड करता है कोर्ट को, वो ही लूज हिज इंप्रेशन। तो वो अगर अच्छा केस भी लेके जाएगा तो जज उसको रिलीज नहीं देगा, क्योंकि उसको इंप्रेशन जो लॉयर का है वो है कि ये मिसलीड। मतलब तो 2 चीजें हैं, जो कोर्ट को मिसलीड करता है उसको तो उसके फेवर में कोर्ट कभी नहीं जाती। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे एडवोकेट हैं, मैंने देखा है, सीनियर एडवोकेट भी इवन, वो कंफ्यूज नहीं कर पाते हैं कोर्ट को, तो कंफ्यूज कर देते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन पे केस को ले जाते हैं। ये तो वकालत का आर्ट है, दिस इज आर्ट आर्ट ऑफ प्रोफेशन। ये तो वकील का स्किल है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग समझ जाते होंगे कि ये एडवोकेट भले ही सीनियर एडवोकेट हो, लेकिन हमें कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज तो नहीं कर सकता, हाँ, मगर ये समझ जाते हैं कि क्योंकि ही इज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, इसका मतलब इसका एक केस वीक है, और ही ट्राइज टू परसुएड मी ऑन अदर एस्पेक्ट्स। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट कोई क्वेश्चन पुटअप कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, और आप कहीं और कोर्ट को ले जा रहे हैं, तो कोर्ट में इंप्रेशन आता है कि आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, कोर्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मिसलीड नहीं कर रहे, ये वकील का आर्ट है कि अगर जिस पॉइंट को कोर्ट ने रखा उसको प्रॉपर जवाब दे। नहीं है, इसका मतलब कि वकील को लगता है कि ये इज अ वीक पॉइंट, लेट मी ट्राई अदर पॉइंट। इट्स नॉट मिसलीडिंग। मिसलीड वो है कि कोर्ट कुछ पूछती है, उसका जवाब ही गलत देते हो। अच्छा, वो मिसलीडिंग है। वो मिसलीडिंग होता है। अगर उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इट मींस उनका केस उस पॉइंट पे वीक है। इसके तो ये आर्ट है वकालत का, आर्ट ऑफ एडवोकेसी। हाँ, आर्ट ऑफ सर, इसी आर्ट ऑफ एडवोकेसी के लिए सर हम लोग आए हैं कि हमारे लॉ लर्निंग बेंच पे आप सर आर्ट ऑफ एडवोकेसी के बारे में कुछ बताएं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के
माननीय माय लॉर्डशिप के सामने आज मैं हूं सिर्फ लॉ लर्निंग बेंच से जुड़े हुए छात्रों को और लॉ लर्नर को एक हेल्प करने के लिए, और बाद में हम माय लॉर्डशिप से दोबारा भी मिलने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए माय लॉर्डशिप को मैं बहुत ही दिल से ऑब्लाइज हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर।